नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना रहने वाला है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्विज़ का पार्ट नंबर 2। दोस्तों फर्स्ट पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहां पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? तो मनुष्य के अंदर विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? ऑप्शन है 0.5 लीटर, 2.5 लीटर, 4.9 लीटर या 5.0 लीटर। तो दोस्तों इसमें ज्वारीय आयतन होता है 0.5 लीटर। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु कूपिका से फेफड़ों की कोशिकाओं के रुधिर में ऑक्सीजन के अभिगमन के लिए उत्तरदायी है। तो वायु कूपिका होती है, उनसे फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर जब कि फेफड़ों की कोशिकाओं में जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन जाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन है सक्रिय अभिगमन, निस्पंदन, सुगमीकृत विसरण या निष्क्रिय विसरण। तो दोस्तों इसके अंदर जो निष्क्रिय विसरण है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र स्थित होता है। दोस्तों श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, वेगस तंत्रिका में, अनुमस्तिष्क में या द मेंडुला ऑब्लांगेटा में। तो दोस्तों श्वसन केंद्र होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा में। द ऑप्शन राइट होगा। मेंडुला ऑब्लांगेटा के अंदर श्वसन केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली के गिल में रुधिर प्रवाह की दिशा तथा जल प्रवाह की दिशा विपरीत होने से गैसीय विनिमय बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों मछली के जो गिल होते हैं उनके अंदर रुधिर प्रवाह की दिशा और जल प्रवाह की दिशा विपरीत होने से गैसीय विनिमय बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिधारा विनिमय, समातन, सुगमीकृत विसरण या द सक्रिय श्वसन। तो दोस्तों इसमें होता है प्रतिधारा विनिमय, यानी कि एक दूसरे के उल्टे विनिमय करना प्रतिधारा होता है, इसे प्रतिधारा विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क में श्वसन केंद्र किस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? प्रमस्तिष्क में श्वसन केंद्र होता है वो किस परिवर्तन के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाएगा? ऑप्शन है रुधिर में ऑक्सीजन का सांद्रण, रुधिर में CO2 का सांद्रण, रुधिर में ग्लूकोज का सांद्रण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर ब्लड के अंदर CO2 का सांद्रण बढ़ जाएगा तो इसके प्रति ये अपनी अनुक्रिया दर्शाएगा। तो ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन सतह से गैसों का अभिगमन होता है। दोस्तों किसके द्वारा श्वसन सतह से गैसें हैं जो अभिगमन करती है? ऑप्शन है विसरण द्वारा, सक्रिय श्वसन द्वारा, समातन द्वारा या सुगमीकृत विसरण द्वारा। तो विसरण क्रिया के द्वारा ये गैसें हैं जो अपना अभिगमन करती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्ताणु व प्लाज्मा के बीच बाइकार्बोनेट व क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान कहलाता है। रक्ताणु और प्लाज्मा के बीच बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के आयन है जो आदान प्रदान करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोराइड विस्थापन, बोहर प्रभाव या हेल्डेन प्रभाव या कोशिकीय श्वसन। तो इसको कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। दोस्तों इसे क्लोराइड विस्थापन कहेंगे। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन की क्षमता होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन वहन की कितनी क्षमता होती है? ऑप्शन है 10 गुना, 50 गुना, 70 गुना या 100 गुना। तो इसमें क्षमता होती है दोस्तों 10 गुना। ऑप्शन राइट होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है 10 गुना। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितनी ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन कर सकता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। दोस्तों हीमोग्लोबिन का एक अणु एक ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है फेरस और फेरेट, और ब ऑप्शन है फेरिक और फेरस, और स ऑप्शन है Fe2O3 और FeO,
और द ऑप्शन है फेरस अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इसमें फेरस में क्या परिवर्तन होगा, इसमें फेरस और फेरिक जो है वो बन जाएंगे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें। तो अ ऑप्शन राइट होगा, Fe2+ और Fe4+ बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2 व हाइड्रोजन के बढ़ने पर ऑक्सीजन नियोजन वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या कहलाता है। दोस्तों CO2 और हाइड्रोजन अगर बढ़ जाएंगे तो ऑक्सीजन नियोजन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बोहर प्रभाव, ब हेल्डेन प्रभाव, स क्लोराइड शिफ्ट, द है हम्बर्गर क्रिया। तो इसमें क्या होगा, इसे बोहर प्रभाव कहते हैं। जब CO2 और हाइड्रोजन जब बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन नियोजन वक्र किस ओर, दाहिनी ओर खिसक जाता है, उसे क्या कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2 का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है। दोस्तों CO2 का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है। ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोमिनो यौगिक, स ऑप्शन है बाइकार्बोनेट या द कोई नहीं। CO2 सर्वाधिक दोस्तों बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होती है, स ऑप्शन राइट होगा बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कितनी प्रतिशत CO2 का परिवहन होता है। दोस्तों कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कितनी ऑक्सीजन परिवहन होती है। ऑप्शन है 7%, 23%, 70% या 47%। तो दोस्तों इसमें कार्बोमिनो यौगिक के रूप में ऑक्सीजन है वो 23% परिवहन होती है, वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हेल्डेन प्रभाव संबंधित है। दोस्तों हेल्डेन प्रभाव किससे संबंधित है। ऑप्शन है CO2 की मुक्ति से, ऑक्सीजन की मुक्ति से, CO2 ऑक्सीजन की मुक्ति से या कार्बोनेट निर्माण से। दोस्तों हेल्डेन प्रभाव होता है ऑक्सीजन की मुक्ति से संबंधित, वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का आवरण कहलाता है। दोस्तों फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है पेरिकार्डियल, पेरिटोनियम, प्लूरा या गिल्सन संपुट। दोस्तों फेफड़ों का आवरण कहलाता है प्लूरा, प्लूरा फेफड़ों का आवरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वायु ग्रहण करते समय डायाफ्राम हो जाता है। दोस्तों वायु ग्रहण करते समय डायाफ्राम का क्या आकार होता है। ऑप्शन है तिरछा, गुम्बदाकार, चपटा या सामान्य। तो दोस्तों वायु ग्रहण करते समय डायाफ्राम जो चपटा हो जाता है, स ऑप्शन राइट होगा चपटा। अगला क्वेश्चन है कशेरुकियों में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। दोस्तों कशेरुकी जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। ऑप्शन है RBC की सतह पर अधिश्लेषित, ब ऑप्शन है प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में, या स ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कशेरुकी का ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में इसका परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है दाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों दाएं फेफड़े के अंदर पिंडों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों दाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है 3, ब ऑप्शन राइट होगा 3 होती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। दोस्तों श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या भौतिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है वो प्रयुक्त होती है। श्वसन के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वसन क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। दोस्तों जो उच्छ्वसन क्रिया होती है उसका नियंत्रण कहाँ से होता है। ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा से, डायफ्राम से, हाइपोथैलेमस से या फेफड़ों में। तो इसका जो है वो नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर। उच्छ्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में श्वसन दर बढ़ जाती है क्योंकि। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में श्वसन दर किस कारण बढ़ जाएगी। ऑप्शन है भूख की कमी से, चिंता के कारण या उच्च ताप के कारण या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है इसकी श्वसन दर उच्च ताप, दोस्तों हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाएगी, किससे, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि। दोस्तों पहाड़ों पर जो व्यक्ति रहते हैं उनमें RBC अधिक क्यों होती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इन्हें ठंड से बचने के लिए अधिक तापमान चाहिए,
या पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, और द ऑप्शन है पहाड़ पर वायु अधिक शुद्ध होती है। तो दोस्तों इसका जो कारण होता है वो होता है पहाड़ पर व्यक्ति जो रहता है उसमें वहाँ पर वायु कम संघनित होती है। स ऑप्शन राइट होगा, वायु कम संघनित होती है। अगला क्वेश्चन है क्लोराइड विस्थापन रक्त में किसके संबंध से संबंधित है। दोस्तों जो क्लोराइड विस्थापन क्रिया होती है उससे रक्त में किसके संबंध से संबंधित है। क्लोराइड विस्थापन क्या होता है। ऑप्शन है O2, उसमें O2 का संबंध होगा, या CO2 का होगा, या नाइट्रोजन का होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड C होगा। तो दोस्तों क्लोराइड विस्थापन जो है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसके साथ स्थायी विषैला यौगिक बनाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन किसके साथ स्थायी विषैला यौगिक बनाता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या SO4। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ विषैला पदार्थ बनाता है, स्थायी विषैला पदार्थ। अगला क्वेश्चन है टेंटुआ जो होता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं ये क्या है। ऑप्शन है लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि, लेरिंग्स की क्रिकोइड, लेरिंग्स की एरेटिनोइड उपास्थि, या द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों टेंटुआ जो होता है वो होता है लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि होती है, एडम्स एप्पल ये लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि होती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर निवास करने वाले व्यक्तियों के रक्त में। दोस्तों अभी अपने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था वही है कि ऊंचाई पर निवास करने वाले व्यक्तियों के रक्त के RBC की संख्या ज़्यादा होती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन नियोजन वक्र है। दोस्तों ऑक्सीजन नियोजन वक्र कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा। ऑप्शन है रेखीय, सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, या द हाइपोबोलिक। तो दोस्तों ऑक्सीजन नियोजन वक्र होता है वो सिग्मोइड होता है। दोस्तों ये सिग्मोइड प्रकार का होता है ऑक्सीजन नियोजन वक्र। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मा में, RBC में, WBC में, या प्लेटलेट्स में। तो दोस्तों ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट है वो RBC के अंदर पाया जाता है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनियों के फेफड़ों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों स्तनियों के फेफड़ों की उत्पत्ति कौन से अंग से होती है, कहाँ से होती है। ऑप्शन है एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, एक्टोडर्म से, या द सभी से। तो दोस्तों इसके अंदर जो होगा वो एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। स्तनियों के फेफड़ों की उत्पत्ति दोस्तों एंडोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, Cu, Fe, फेरस, Mn, मैग्नीज। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में होता है आयरन, Fe होता है दोस्तों, आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रति मिनट श्वसन दर होती है। दोस्तों मनुष्य के अंदर प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है, रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है। ऑप्शन है 20, 60, 10, या 35। तो दोस्तों प्रति मिनट श्वसन दर होती है लगभग 20 के आसपास। दोस्तों इसका जो बुक में दी होती है वो होती है 12 से 16, लेकिन यहाँ पर इसके आसपास 20 दोस्तों ये भी राइट है, 12 से 20 भी होती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में कौन सा भाग श्वसन में सहायक नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा भाग श्वसन के अंदर सहायक नहीं है। ऑप्शन है उदर पेशियाँ, डायफ्राम, या लेरिंग्स, या पसलियाँ। तो दोस्तों श्वसन के अंदर सहायक लेरिंग्स नहीं होती है। स ऑप्शन होगा, लेरिंग्स श्वसन में सहायक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। दोस्तों निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी रचना है जो फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है, जहाँ गैसीय विनिमय होता है। ऑप्शन है ट्रेक्यूल, वायु कोष्ठिका, श्वसनिकाएं, या श्वसन श्वसनिकाएं। तो दोस्तों इसके अंदर जो वायु कोष्ठिका होती है वो फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग होती है,
और गैसीय विनिमय का स्थान होती है, जहाँ गैसीय विनिमय होता है वायु कोष्ठिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली में किस आकार के छल्ले पाए जाते हैं? दोस्तों श्वास नली के अंदर किस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं? ऑप्शन है जे आकार के, वी आकार के, एस आकार के या सी आकार के। तो दोस्तों श्वास नली के अंदर एस आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार के छल्ले हैं जो पाए जाते हैं एस आकार के। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन है। दोस्तों निःश्वसन क्या है? ऑप्शन है सक्रिय क्रिया, निष्क्रिय क्रिया या दोनों नहीं। तो दोस्तों निःश्वसन जो होता है वो सक्रिय क्रिया होती है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उच्छ्वसन के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा क्या कहलाती है? दोस्तों उच्छ्वसन होता है, उसके बाद जो पीछे वायु बच जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है निःश्वसन क्षमता या उच्छ्वसन आरक्षित अनुपात या कायत्मिक अवशिष्ट क्षमता या कुल फुफ्फुसीय क्षमता। तो दोस्तों जो पीछे बची मात्रा होती है वायु के उच्छ्वसन के बाद उसे कहते हैं उच्छ्वसन आरक्षित अनुपात। वह ऑप्शन राइट होगा, उच्छ्वसन आरक्षित अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के अवशेषी आयतन का मान कितना होता है? दोस्तों फेफड़ों के अंदर फेफड़ों के अवशेषी आयतन का मान कितना होता है? ऑप्शन है 1100 से 1200 ml, 1600 ml, 2300 ml या 3500 ml। तो दोस्तों फेफड़ों के अवशेषी आयतन का मान होता है 1100 से 1200 ml, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों श्वसन क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है अपचयी, उपचयी, उपापचयी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये अपचयी प्रकार की क्रिया होती है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, छींकना व खांसना किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों छींकना व खांसना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है सामान्य निःश्वसन, तेज निःश्वसन, सामान्य उच्छ्वसन या तेज उच्छ्वसन। तो दोस्तों ये होती है तेज उच्छ्वसन प्रकार की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए आवश्यक है। दोस्तों विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है आँखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए या त्वचा के लिए। तो दोस्तों विटामिन ए है जो आँखों के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।